नमस्ते। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जहां बेइंतहा चमक भी है और बहुत सारा खून भी। जी हां, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और विवादित रत्न की, कोहिनूर। एक ऐसा हीरा जिसकी चकाचौंध ने बड़े बड़े शासकों को अंधा कर दिया, जिसने कई साम्राज्यों को बनाया तो कईयों को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं। 793 से सीधा 105.6 कैरेट। जरा सोचिए, इतना बड़ा अंतर। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे मनचाहा हीरा सदियों की उथल-पुथल, सत्ता के लालच और ढहते साम्राज्यों के बीच से गुजरते हुए असल में सिकुड़ता चला गया। इस एक पत्थर ने अपने पीछे बर्बाद होते राजघरानों की एक लंबी कतार छोड़ी है। तो आज के इस सफर में हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, इसकी ओरिजिन और श्राप। दूसरा, खून और साम्राज्य। तीसरा, ब्रिटिश कब्जा। और चौथा, आज का आधुनिक विवाद। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, ओरिजिन और श्राप। देखते हैं इस पूरे सिलसिले की शुरुआत आखिर कहां से हुई। ऐतिहासिक सबूतों की माने तो 1306 के आसपास गोलकोंडा के खदानों से एक बेहद ही विशाल 793 कैरेट का हीरा निकाला गया था। इसे निकालने के लिए एंशिएंट प्लेसर माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त वहां काकतिया डायनेस्टी का राज था और उन्होंने इस नायाब पत्थर को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में सजाने का फैसला किया। मतलब शुरुआत एकदम भव्य और पवित्र थी, लेकिन मंदिर में रखे जाने के कुछ ही समय बाद इस हीरे के साथ एक खौफनाक अंधविश्वास जुड़ गया। अफवाहें आग की तरह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि जो भी इंसान इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन उसी पल से उसका सबसे बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाने लगा कि सिर्फ भगवान या कोई महिला ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। भाग 2, खून, साम्राज्य और सत्ता का खूनी संघर्ष। यहां से जो टाइमलाइन शुरू होती है ना, वो एकदम म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसी है। बस फर्क इतना है कि ये खेल सत्ता और खून का था। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद यह हीरा खिलजी डायनेस्टी के पास गया। फिर तुगलकों से होते हुए 1526 में मुगल संस्थापक बाबर के हाथों में आया। हुमायूं के टाइम पर यह कुछ समय के लिए पर्शिया चला गया और फिर लौटकर मुगलों के पास वापस आ गया। यह रत्न बस लगातार एक शासक से दूसरे शासक के पास घूमता रहा। मुगल बादशाह बाबर ने इस हीरे को देखकर जो कहा था वो सच में हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक ये हीरा पूरी दुनिया के एक दिन का खर्चा अकेले उठा सकता है। जरा सोचकर देखिए, इस एक स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि उस जमाने में इस अकेले पत्थर की कीमत और इसका रुतबा कितना ज्यादा विशाल था। अब जरा इस भारी गिरावट पर गौर करते हैं। सीधा 280 कैरेट। आखिर ऐसा हुआ कैसे? असल में शाहजहां ने हॉटेंसियो बोर्जियो नाम के एक डायमंड कटर को इसकी चमक बढ़ाने का काम सौंपा था, लेकिन उससे ऐसी भयानक गलती हुई कि 793 कैरेट का हीरा कटकर सिर्फ 280 कैरेट का रह गया। शाहजहां को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस कटर पर ही भारी जुर्माना ठोक दिया। खैर, बाद में इसी हीरे को दुनिया के सबसे महंगे तख्ते तौस यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया गया। अब आते हैं उस आइकॉनिक मोमेंट पर जिसने इस हीरे को हमेशा के लिए उसका आज का नाम दिया। 1738 में जब पर्शियन शासक नादिर शाह ने मुगलों पर हमला किया तो उसे कहीं से भनक लग गई कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने ये हीरा अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह ने दिमाग लगाया और पगड़ी बदलने की एक पुरानी रस्म का बहाना किया। जैसे ही पगड़ी बदली गई, हीरा नीचे गिरा और उसे देखते ही नादिर शाह के मुंह से एकदम से निकला कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसके बाद तो जैसे कोहिनूर का सफर और भी ज्यादा खूनी और तेज हो गया। नादिर शाह की हत्या हो गई और हीरा चला गया अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के पास। सालों बाद जब अफगान शासक शाह शुजा को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया गया तो उनकी पत्नी वफा बेगम ने पंजाब के ताकतवर सिख महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। महाराजा ने उन्हें रेस्क्यू किया और इसके बदले में 1813 के आसपास कोहिनूर वापस भारत की धरती पर सीधे सिख साम्राज्य की हिफाजत में आ गया। भाग 3, ब्रिटिश कब्जा। यहां से साम्राज्यवाद का दौर शुरू होता है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे वो पुराना श्राप फिर से जाग गया हो। एक के बाद एक उनके कई उत्तराधिकारियों की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। पूरा सिख साम्राज्य अंदर से टूट गया और आखिर में गद्दी पर बैठा महज 5 साल का एक बच्चा, महाराजा दिलीप सिंह। इसी लीडरशिप क्राइसिस और कमजोरी का पूरा फायदा उठाकर ब्रिटिश सेना ने सिख साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया।
और फिर आई 1849 की ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस संधि के आर्टिकल 3 में एकदम साफ शब्दों में लिख दिया गया कि सिख साम्राज्य को कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को सौंपना ही होगा। बस इसी एक कानूनी कागज ने हमेशा के लिए इस हीरे का मालिकाना हक ब्रिटिश क्राउन के नाम कर दिया। अब जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो सुनिए। जब कोहिनूर को पहली बार समंदर के रास्ते इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ। जिस जहाज में से रखा गया उसमें अचानक हैजा फैल गया, फिर वो जहाज समुद्र में भयंकर तूफानों में फंस गया, और सबसे कमाल की बात, जिस दिन ये हीरा इंग्लैंड पहुंचा उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील घोड़े से गिरकर कुचले गए और महारानी विक्टोरिया पर एक आदमी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये सब देखकर तो लोगों को पक्का यकीन हो गया कि वो खौफनाक श्राप अब सच में इंग्लैंड के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इतनी सारी डरावनी घटनाओं के बाद भी महारानी विक्टोरिया ने इसे अपने पास ही रखा, लेकिन सच कहें तो उन्हें इसकी चमक कुछ खास पसंद नहीं आई। तो उन्होंने डेविड ब्रूस्टर को इसे दोबारा रीकट करने का ऑर्डर दे दिया, और लीजिए, ये हीरा एक बार फिर से सिकुड़कर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। यही इसका आज का वजन है। महारानी के पति प्रिंस एल्बर्ट की मौत के बाद और राज परिवार में लगातार हो रही बुरी घटनाओं को देखते हुए ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने एक बहुत ही सख्त फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि उस पुरानी किंवदंती और श्राप से बचने के लिए कोहिनूर को सिर्फ और सिर्फ राजघराने की महिलाएं ही पहनेंगी। यही वजह है कि आज तक कोई भी पुरुष राजा इसे अपने मुकुट में नहीं लगाता, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता। भाग 4 आधुनिक विवाद। अब बात करते हैं आज के लीगल और इंटरनेशनल सिचुएशन की। आज की तारीख में ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर नहीं है, ये 4 अलग अलग देशों के इमोशंस का सेंटर बन चुका है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये चारों ही देश अपनी अपनी ऐतिहासिक विरासत का हवाला देते हुए इस हीरे पर अपना हक जता रहे हैं। इसका इतिहास इतना घुमावदार रहा है कि इतने सारे ओवरलैपिंग दावे खड़े हो गए हैं कि असली हकदार कौन है ये तय करना बेहद मुश्किल हो गया है। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि इसे इंटरनेशनल कानून के तहत वापस क्यों नहीं लाया जा सकता। तो देखिए, इसकी कानूनी अड़चन एकदम साफ है। आज के जो मॉडर्न कानूनी ढांचे हैं, जैसे एंटीक्विटीज एक्ट या यूनेस्को कन्वेंशन, इनकी अपनी सख्त कट ऑफ डेट्स हैं, जैसे 1970 और 1972। क्योंकि अंग्रेजों ने कोहिनूर को 19वीं सदी में ही अक्वायर कर लिया था, इसलिए यह ऐतिहासिक कब्जे इन नए कानूनों के दायरे में आते ही नहीं हैं। इस पूरी मॉडर्न डिबेट को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो कुछ ऐसा नज़ारा बनता है। एक तरफ भारत का तर्क है कि एक छोटे से बच्चे से संधि पर साइन करवाना जबरदस्ती है और यह साफ तौर पर एक कॉलोनियल लूट है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का पूरा डिफेंस इस बात पर टिका है कि उन्होंने इसे युद्ध के बाद एक वैलिड लीगल एग्रीमेंट यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत हासिल किया था। तो बेसिकली ये एक तरफ नैतिकता है और दूसरी तरफ कागजी कानून की बड़ी टक्कर। इसके अलावा ब्रिटेन एक और बहुत बड़ा डिफेंस देता है, जिसे म्यूजियम प्रेसिडेंट कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कोहिनूर वापस कर दिया तो एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। फिर तो दुनिया भर के देश अपनी अपनी ऐतिहासिक चीज़ें वापस मांगने लगेंगे और ब्रिटेन के सारे म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे। लेकिन इसके जवाब में भारत का दावा है कि कोहिनूर कोई आम पत्थर नहीं है, ये भारत के इतिहास और कल्चरल हेरिटेज का एक बेहद गहरा और अटूट हिस्सा है, जिसे उसके घर वापस आना ही चाहिए। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। एक रत्न जिसका सफ़र गोलकोंडा की गहरी खदानों से शुरू होकर आज लंदन के टावर तक पहुंच चुका है। ढहते साम्राज्य, खूनी जंगें और आज की ये उलझी हुई कानूनी बहसें। हम इसी एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आज के इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। जब सीमाएं बदल जाती हैं और पुराने साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इतिहास का असली मालिक आखिर होता कौन है?